हेलो एवरीवन। आई एम मोहित एंड आई एम बैक अगेन। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, या इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बोल लो, दैट इज प्रियम्बल। प्रियम्बल के बारे में मैं अगर बात करूं तो इसको क्लास 8 से इसका स्टार्टिंग हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे हम प्रियम्बल को आगे आगे होके पढ़ते हैं कि 9th 10th 11th 12th इफ यू आर हैविंग आउटसाइड ह्यूमैनिटीज देन यू विल गो थ्रू विद दैट। और उसके बाद आगे इसका यूज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एनडीए, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव पुलिस के एग्जामिनेशन होते हैं, पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं, वहां होता है। सो बेसिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सबसे पहले बात करूं तो हमारे देश का जो संविधान है वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर मैं बेसिक से छोटा छोटा बात करूं, इस संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। 64 लाख का इस पर ओवरऑल खर्चा है, दैट इज 64 लाख। एंड इस संविधान को बनाने के पीछे जिसका हाथ था वो थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुछ लोगों ने मिलकर, जहां तक कि ये प्रियम्बल का जो सबसे बड़ा आइडिया दिया गया था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे देश के बारे में इसको बताया था। अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर मैं बात करूं हमारे संविधान के बारे में, तो संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अटूट अंग है। जैसे कि आप सभी स्कूल में पढ़ते हैं, आप सभी का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है जो आपके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता है कि आप कौन सी क्लास के हैं एंड आप क्या हैं, आपके पापा का नाम क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, वट। ऐसे ही ये जो प्रियम्बल है ये संविधान के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता है हमें। ये ये बताता है कि हमारे देश का संविधान है कैसा, हमारे देश का फ्रेमवर्क है कैसा, हमारे देश में किस तरीके का कानून है, हमारे देश में किस तरीके की चीजें हैं। अगर कल को फॉरेनर कोई भी बाहर से इंडिया में कदम रखता है, कल को कोई भी फॉरेनर इंडिया में आता है, तो वो किस चीज को देखेगा भाई? वो पागल थोड़ी ना है कि वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने बैठेगा। उस इंसान को ये देखना पड़ेगा ना कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बेसिक सी चीजें वो भी ये हमारा प्रियम्बल देखेगा और आएगा और पता करेगा क्या चीजें हैं। तो मैं उसी प्रियम्बल के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। इस प्रियम्बल को अगर मैं बात करूं तो इस प्रियम्बल के बारे में, इसको समराइज वर्जन भी कहा गया है। इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसे आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। तो प्रियम्बल के बहुत सारे नाम है जो अलग अलग लोगों ने दिए हैं। सबसे इसका मेन जो नाम है, इसे आईडी कार्ड बोला जाता है। इट्स आइडेंटिटी कार्ड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का फ्रेमवर्क है, संविधान की समरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रियम्बल। इफ आई टॉक अबाउट द प्रियम्बल, सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो वी, आप पहली लाइन देख रहे हैं इसमें, कहते हैं ना बातों में आपकी में कितना वजन है। तो इस पहली लाइन में इतना वजन है कि बस पूछो मत। हम भारत के लोग, हमारा देश अखंडताओं से भरा हुआ है। हमारे देश में हर जस्ट 50 किलोमीटर पे, 20 किलोमीटर पे, 30 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, रिलीजन चेंज हो जाता है, कास्ट चेंज हो जाती है। ऐसी कंट्री जो डाइवर्सिटी से भरी हुई है, उस कंट्री को एक करके चलना, ये हमारे संविधान का पहला नियम था। कि हमारे देश में अगर मैं कल को संविधान बनाता हूं तो कोई भी इंसान अलग ना हो। हर इंसान का एक ही मोटिव हो। क्या वो मोटिव? सिर्फ इतना हो कि भाई हम सब भारतीय हूं। ना मैं गुजराती हूं, ना मैं मराठी हूं, ना मैं महाराष्ट्रवादी हूं, ना मैं पंजाबी हूं, ना मैं हरियाणवी हूं। मैं भारतीय हूं। आई एम एन इंडियन, आई एम सिटीजन ऑफ इंडियन एंड आई रेपुटेट माई कंट्री। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a, मैंने, हमने, हम भारत के लोगों ने ठान लिया है कि हम अपने भारत के संविधान को, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कैसा बनाएंगे? सोवरेन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, सेक्युलर बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे, रिपब्लिक बनाएंगे। अब ये जो वर्ड है ना, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसे बोलते हैं SSDR। इसको ऐसे ही याद किया जाता है। इसका जो प्रोसीजर है वो मैं अभी समझाऊंगा। पर इसको जो याद करने का तरीका है, आप ऐसे नहीं लिख सकते पेपर में कभी भी कि सोशलिस्ट पहले लिख दिया, सेक्युलर फिर लिख दिया, फिर रिपब्लिक लिख दिया। नहीं 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 नहीं। सोवरेन पहले आएगा, सोशलिस्ट फिर बाद में आएगा, सेक्युलर फिर और बाद में आएगा, डेमोक्रेटिक
और बाद में आएगा, और रिपब्लिक सबसे एंड में आएगा। प्रॉपर तरीका इसका यही बताया गया है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से हम चीजों को यूनिफाइड करते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने, हैविंग सोलिमनली, ठान लिया है, हम अपने संविधान को कैसा बदलेंगे, सोवरेन। भाई अब ये मतलब क्या है सोवरेन का? सोवरेन का मतलब क्या है वो पढ़ते हैं हम जरा। चलो देख लेते हैं सोवरेन का मतलब क्या है। सोवरेन का मतलब है, बेसिक से अगर मैं बोलूँ तो, इंडिपेंडेंट। क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट। भाई मेरी कंट्री इंडिपेंडेंट है या नहीं है? कल को मेरी कंट्री किसी भी चीज के, किसी भी डिसीजन को किससे पूछेगी? किसी से नहीं पूछेगी ना भाई। अगर कल को मेरे देश पे कोई भी देश, भाई कल को चाइना बोलता है, पाकिस्तान बोलता है कि हम इंडिया पे हमला कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम अमेरिका के पास जाएंगे या रशिया के पास जाएंगे कि अरे भैया भैया प्लीज 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 हमको बताओ, हमको क्या करना चाहिए, हमको लड़ाई करना चाहिए? नहीं नहीं भाई, यू आर द पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। आपका सबसे बड़ा संविधान है। आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने फैसले खुद ले सकते हो। तो सोवरेन का मतलब है जब मैं अपने सारे फैसले खुद ले पाऊं, मेरे हर फैसले पर सिर्फ मेरा अधिकार हो, किसी दूसरे इंसान का अधिकार ना हो, मेरे हर फैसला सिर्फ मेरा है। तो सोवरेन का यही मतलब है यहाँ पर। और अगर मैं अलग अलग तरीके से, यूनिफाइड तरीके से इसको डिफाइन कर दूं, तो मैं सोवरेन को सिर्फ एक बात में कह सकता हूं, जो मैं बोलूं कि मैं आत्मनिर्भर हूं। मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। मेरे सारे फैसले, मेरी सारी चीजें मैं खुद डिसाइड करता हूँ। सारी अथॉरिटी मेरी है। मेरे इंटरनल डिसीजंस होंगे, मेरे एक्सटर्नल डिसीजंस होंगे, मेरी कंट्री को क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, मेरी कंट्री को कब क्या करना है, कब किससे लड़ाई करनी है, कब किससे कुछ नहीं करना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है? चाहे कोई भी हो, कैसे भी हो, सारे डिसीजन मेरे होंगे। और ये चीजें बताई गई थी। आप सभी को मैं एक बात और बताना चाहूंगा, आप सभी को बताना चाहूंगा कि नेहरू जी जो थे ना हमारे, बड़े ही मतलब, लोगों ने इनके बारे में बड़ी हेटर्स वाली बातें करी गई हैं। अगर आप इस प्रियम्बल को पढ़ रहे हो ना, तो इस प्रियम्बल में इतनी बात याद रख लो, इस प्रियम्बल को करता धरता अगर एक इंसान मैं बोलूँ ना, इस पूरे प्रियम्बल का अगर कोई भी एक इंसान जो उसका करता धरता है, तो मैं बोलूंगा चाचा नेहरू है वो। चाचा नेहरू ने सारी चीजें बताई थी भाई साहब। जितनी भी चीजें यहाँ पर, चाहे प्रियम्बल के बारे में कुछ बोला हो या कोई भी चीजें बोली हो, वो ओवरऑल जितनी भी चीजें हैं ना, वो तुम्हारी सारी चाचा नेहरू ने बोली हैं। तो नेहरू जी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नेहरू जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, मैं बता देता हूं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से आया था। ठीक है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, नेहरू जी ने जब पहली बार इसे पेश किया था, तो इसका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से किया था। और उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को बाद में प्रियम्बल का नाम देते गया। ठीक है? अब बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर बहुत बदलाव भी आए हैं। इसे S3DR बोलते हैं। इसे S3DR बोलते हैं। इसे S3D और R, सोवरेन, सेक्युलर, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। मेरा देश ऐसा होगा। मेरा देश ऐसा होगा। मेरा भारत महान देश ऐसा होगा। कैसा होगा? मेरा भारत देश सोवरेन होगा। मेरा भारत देश अपने सारे फैसले खुद ले पाएगा। अब बात करते हैं दूसरे बात के बारे में, व्हाट इज सोशलिस्ट। बहुत ही गहरा वर्ड है सोशलिस्ट। अगर आपको ध्यान से मैं समझाऊं सोशलिस्ट के बारे में, बेसिक सी लैंग्वेज में बात करूं, मेरे देश में मिक्स इकोनॉमी होगी। मैं जो काम करूंगा वो जनता के लिए करूंगा भाई। सोशलिस्ट का मतलब देखो, सोशल मतलब सोसाइटी से जुड़ा हुआ। ना मेरे देश में मैं बिजनेस को प्रमोट करूंगा, ना मेरे देश में मैं, मतलब इतना भी नहीं है कि गरीबों में सब कुछ बांट दूं। मेरे देश में बिजनेस करने की भी आजादी है, मेरे देश में गरीबों को रहने की भी आजादी है। मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत गरीबों को सब्सिडी भी दूंगा। मैं एज अ पर्सन बिजनेसमैन को भी कुछ फायदा दूंगा। मैं दोनों की हेल्प करूंगा। मेरी कंट्री की जो इकोनॉमी होगी वो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। मतलब इसका मतलब क्या है कि मेरे देश में सब बराबर है। कल को मेरे देश में अगर मैं बात करता हूँ किसी भी चीज के बारे में, कल को मैं सैलरी के बारे में बात करता हूँ, किसी लड़की की अगर कोई जॉब कर रही है, आपको पता है टीचिंग में जब जॉब करते हैं तो एक लड़की की सैलरी एक एज कम्पेयर टू मेल कम होती है। पर नहीं, मेरा संविधान ये नहीं कहेगा। अगर कल को कोई लड़की गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करती है, तो जितनी सैलरी एक लड़के की, उतनी सैलरी एक लड़के की भी होगी। जो एक एससी वाले को अधिकार है, वही जनरल वाले को भी होगा। ठीक है? जॉब ज्वाइन करने के बाद, अगर कोई हमारे जात में दलित है और कोई कल को एक ब्राह्मण है,
अगर मैं बात करता हूँ एनडीए या सीडीएस जैसे फौज के अंदर के बड़े अधिकारियों की बात, तो वहां सब बराबर है। वहां ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। मेरा देश बटा हुआ नहीं है। मेरा देश एक है। मैं समाज के लिए काम करूंगा, मैं सोसाइटी के लिए काम करूंगा, मैं पीपल्स के लिए काम करूंगा, मैं लोगों के लिए काम करूंगा। मैं टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल वाला एजेंडा फॉलो करूंगा। तो मेरी कंट्री कैसी होगी? सोशलिस्ट, जहां मैं किसके लिए काम करूंगा? लोगों के लिए काम करूंगा। जहां मेरा सारा काम जो होगा ना, वो लोगों के हिसाब से होगा। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है? एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो पैटर्न है, वो यही पहचान है कि मेरी कंट्री की जो इकोनॉमी होगी वो मिक्स इकोनॉमी होगी, जहां पर मैं सारे डिसीजन सबके हिसाब से लूंगा। मैं गांधीइज्म की थ्योरी फॉलो करूंगा, मैं गांधी जी की बातों का पालन करूंगा। ठीक है? तो ये मतलब था सोवरेन का। इंडिपेंडेंट होगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने ठान लिया है, हम अपने देश को सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू, मैं अपने कंट्री को कैसा बनाऊंगा? सोवरेन बनाऊंगा, इंडिपेंडेंट बनाऊंगा, सोशलिस्ट बनाऊंगा, जनता के लिए काम करूंगा, जनता के हिसाब से काम करूंगा, सेक्युलर। ये जो वर्ड है ना भाई, सेक्युलर, इतना जान लो। इस सेक्युलर सेक्युलर के नाते ना आजकल बहुत दंगे चल रहे हैं। हिंदुत्व, मुस्लिम, ये सब चीजें जो चल रही है ना, ये सेक्युलर वाला फंडा है कि यार आप सब सेक्युलर क्यों? मेरा संविधान तो मुझे ये बोलता है ना कि मुझे सेक्युलर बनना पड़ेगा। मेरे संविधान ने तो मुझे ये सिखाया ना कि मुझे सेक्युलरिज्म फॉलो करना पड़ेगा। मेरे संविधान ने तो मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई है ना भाई। सिखाई है, नहीं सिखाई? मेरे संविधान ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सेक्युलर का मतलब क्या है? मेरे देश का सिर्फ एक धर्म होगा, दैट इज नेशनलिज्म। दैट इज माय नेशनलिज्म। मेरे देश में ना हिंदू होगा, ना मुस्लिम होगा, ना सिख होगा, ना सिख ईसाई होगा। सबसे पहले आप इंडियन होंगे, बाद में आप कुछ और। मैं अगर कल को कोई फैसले करूंगा, मेरी सरकार अगर कल को कोई फैसले करेगी, या मेरी सरकार कल को कोई डिसीजन लेगी, तो वो किसी भी इंसान को ये देखकर नहीं लेगी कि ये मुस्लिम है, ये माइनॉरिटी वाला बंदा है, ठीक है, इसकी जनसंख्या में कम है, ये जैन है, ये पारसी है, ये सिख है। नहीं नहीं, ये हिंदू है। नहीं। हम फैसले कैसे लेंगे? हम फैसले लेंगे, ये एक इंडियन है, ये एक भारतीय है। सबसे पहले मेरे देश का कोई धर्म नहीं होगा, मेरा देश सेक्युलर होगा। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है भाई? भाई डेमोक्रेटिक का एक सिंपल सा मतलब है कि मैं अपने देश में जो पावर होगी वो किसे दे दूंगा? जनता को दे दूंगा। भाई आपके नेता लोग जो है वो कौन चुनता है? जनता चुनती है। नेता बनते किस में से? जनता में से बनते हैं। और बाद में बनने के बाद जो फैसले सुनाते हैं वो किसको सुनाते हैं? जनता को सुनाते हैं। तो कौन काम कर रहा है? जनता कर रही है, जनता के द्वारा हो रहा है और जनता के लिए हो रहा है। सही बात है ना? चुन रही है जनता, काम कर रही है जनता, और किसके लिए कर रही है? जनता के लिए कर रही है। तो ओवरऑल अथॉरिटी किसके हाथ में आई? अथॉरिटी आई जनता के हाथ में। तो यहाँ यही बात बताई गई है कि डेमोक्रेटिक में सारी अथॉरिटी किसके हाथ में होगी? कॉमन मैन, कॉमन पीपल्स के हाथ में होगी। सही बात है। तो मैं बेसिक चीजें यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें होंगी। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड के बारे में, दैट इज रिपब्लिक। भाई रिपब्लिक, ये रिपब्लिक है क्या? पढ़ लेते हैं भाई रिपब्लिक क्या है। रिपब्लिक को भी देख लेते हैं कौन सी टेढ़ी की है। रिपब्लिक का मतलब क्या है? आपके दादाजी, दादाजी मतलब प्रेसिडेंट। ठीक है? आपके दादाजी, जो आपके दादाजी हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो आपके इंडिया के फर्स्ट सिटीजन होंगे। जो आपका हायर अथॉरिटी मतलब प्रेसिडेंट है, रिपब्लिक का मतलब एक ही है, बेसिक सा मीनिंग जो है, जो आपका इलेक्टेड हेड है वो पब्लिक के द्वारा चुना जाएगा। इलेक्टेड हेड कौन होता है? इंडिया का फर्स्ट सिटीजन कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, नहीं होता? तो जो आपका प्रेसिडेंट है वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। आपकी कंट्री रिपब्लिक कब होगी? जब आपका इलेक्टेड हेड जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो आपकी कंट्री तब क्या होगी? आपकी कंट्री रिपब्लिक होगी। तो मैंने अब तक क्या पढ़ा? मैंने अब तक पढ़ा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने ठान लिया है कि हम अपने देश को कैसा बनाएंगे? इंडिपेंडेंट बनाएंगे, जनता के हिसाब से काम करने वाला बनाएंगे, बिना कोई धर्म के आधार पर काम करने वाला बनाएंगे, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता से ही काम करे वैसा इंसान बनाएंगे। और हमारे देश का जो सुप्रीम लीडर होगा, हमारे देश का जो हेड होगा, जो हमारे दादाजी हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनको हम क्या करेंगे? जनता से ही चुनवाएंगे। वो रिपब्लिक होंगे। और यहाँ पर हम मोनार्की सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे। जैसे राजा होता है ना, राजा का बेटा राजा बनता है, जैसे चाइना में, जैसे जैसे तुम्हारा ब्रिटेन में है ना, रानी होती है। नहीं 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 नहीं, हमारे देश में जो हमारा हेड होगा प्रेसिडेंट, वो जनता से चुना जाएगा। वो हर 5 साल बाद हट जाएगा। हमें पता है उस चीज के बारे में। तो उसी चीज पे हम वर्क करेंगे आगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है? दैट इज जस्टिस। भाई व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस?
इन सब चीजों ने कुछ चीजें सिक्योर करी है हमारे सिटीजन के। जस्टिस क्या होता है, हमारे सिटीजन को क्या अधिकार मिलते हैं, देख लेते हैं भाई। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। भाई जस्टिस माने इंसाफ, ठीक है, जो तुम्हारे साथ होता है। अब जस्टिस ना तीन तरीके की होती है, एक होती है सोशल, एक होती है इकोनॉमिक, एक होती है पॉलिटिकल। सोशल का मतलब बता देता हूँ। बेस्ट एग्जांपल है सोशल का कि कल को अगर कोई भी काम हो रहा है देश में, ठीक है, हमारा देश कलर, कास्ट, रिलीजन, सेक्स यानी कि मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर्स, इनके आधार पर नहीं बांटा जाएगा। SC ST OBC बैकवर्ड क्लासेस को बहुत ज्यादा बैकवर्ड नहीं समझा जाएगा या बिल्कुल बैकवर्ड नहीं समझा जाएगा। सभी को बराबर का अधिकार मिलेगा, सबको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा, और ओवरऑल सबको कोशिश की जाएगी सब लोग आगे आए, सब लोगों को बराबर का अधिकार मिले, सब लोग बराबर हो। मैंने जैसा बोला था हमारे देश में क्या होगा, सिर्फ इंडियन होगा, ऊपर से ही कनेक्टेड है ये भी, ठीक है। तो हमारे देश में क्या होगा, इंडियन होगा। मैं बात करूं इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में। इकोनॉमिक जस्टिस का बेसिक सा मतलब है, सिंपल सी बात, कि हमारे देश में सभी लोगों की वेल्थ, इनकम, सैलरी जो होगी, उनकी कास्ट, आधार, रिलीजन, जेंडर के आधार पर नहीं बांटी जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना फीमेल टीचर और मेल टीचर वाला, कि फीमेल टीचर की सैलरी जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द मेल टीचर। पर जब मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ तो मेरी मेल टीचर की जितनी सैलरी है उतनी फीमेल टीचर की होती है। आजकल इतनी बहुत बड़े बड़े पद हैं जहाँ पर फीमेल्स होती हैं, जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं, लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, मेल्स भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, जितनी भी चीजें हैं वो आगे बढ़ रही हैं, इकोनॉमिकली हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी कंट्री आगे बढ़ रही है। तो बेसिक सा फंडा है भाई कि मेरी कंट्री इकोनॉमिक के आधार पर भी जस्टिस करेगी, मेरी कंट्री भेदभाव नहीं करेगी, मेरी कंट्री कुछ प्रॉपर तरीके से हैंडल आउट करेगी। समझ आ गया इतना? उसके बाद बात करते हैं हम पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में। भाई एक बात बताओ, नेता तो आप सभी लोग चुनते हैं ना, मुझे एक बात बताओ, आप में से जितने भी नेता चुने जाते हैं क्या हम मना कर देते हैं क्या, अरे भाई चंपूलाल तुम नेता नहीं चुने जाओगे, अरे मंपूलाल तुम नेता नहीं चुने जाओगे, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता ना भाई। हमारे देश में जितने भी काम है, जितनी भी चीजें हैं, अगर हमारे देश को रिपब्लिक बनाया गया है, हमारे देश को कुछ भी है, हमारे देश में पॉलिटिकली सबको बराबर रखा गया है। कल को कोई भी, अगर तुम एलिजिबल हो, तुम संविधान के हिसाब से एलिजिबल हो, तुम रूल्स के हिसाब से एलिजिबल, तो आओ, तुमने कोई जुर्म नहीं किया तो आओ, नेता बनो, देश को लीड करो। पॉलिटिकली मैं सबको बराबर का हक दूंगा, बिल्कुल दूंगा, नहीं दूंगा भाई। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करो, अगर तुम उनको फुलफिल करते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम संविधान के हिसाब से ठीक हो, तुम कानून के हिसाब से ठीक हो, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। तुम अपना काम करते रहो भाई, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। मेरा तो एक ही अदारा है, मैं तो सबको बराबर की जस्टिस दूंगा। तो मेरा देश सोशल जस्टिस भी देता है, ठीक है, मेरा देश सोशल सोशल जस्टिस भी देता है, ठीक है, मेरा देश यहाँ पर तुम्हारा इकोनॉमिक जस्टिस भी देता है, और मेरा देश पॉलिटिकल जस्टिस भी देता है। सिंपल सा मतलब। अब मैं बात करता हूँ लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी मतलब छूट, आजादी। तो भाई लिबर्टी कैसी होगी कल को मेरे देश की? भाई लिबर्टी ऑफ थॉट्स, क्या आप सभी को सोचने की आजादी है? भाई क्या आप जो भी आज आप सोच रहे हो मन में, अगर आपने मन में सोचा अरे भाई मेरे को तो मर्सिडीज चाहिए, मेरे को तो BMW चाहिए, मेरे को तो बड़ा घर चाहिए, जैसे क्लास में स्कूल्स में बोलते हैं ना बच्चे, तेरा भाई गुंडा है बहुत बड़ा। अब उसे आजादी है सोचने की, सोचना तो वो गुंडा है, उसे ही पता है उस जैसे 36 गुंडे डोलते हैं मार्केट में, हर गुंडे का एक बाप होता है ना। मैं सोच रहा हूँ अरे यार भाई, बोलते ना मुंगारी मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अरे भाई बस कैसे भी करके रात रात में एक सोने का एक घड़ा सा मिल जाए, या 1 करोड़ का बैग पड़ा सा मिल जाए मुझे, बस मेरे विचार। तो आप सभी को भाई सोचने से कोई नहीं रोक पाएगा, आप सभी को अपनी अपनी आजादी है, आप सोचिए जो आप सोचना चाहते हैं, बस आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, और वो सोच जब तक मार्केट में ना आए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बारे में बात कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन के बारे में। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन करने की आजादी है भाई, बिल्कुल आजादी है। आप एक्सप्रेस करिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए, आपको पूजा करने की आजादी है, आपको एक्सप्रेस करने की आजादी है, आपको सब काम करने की आजादी है, आप बिल्कुल एक्सप्रेस करिए। आपको भाई हर चीज करने की आजादी है, पर कैसे? आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, अपनी वर्डिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, पर वो क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन होना चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरे कानून के हिसाब से क्वालिटेटिव होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव? भाई क्वालिटेटिव का एक ही मतलब है, ध्यान सुन लेना, एक ही बार बताऊंगा बस, दैट इज, आई वर्ड समझ, वर्ड अपने आप वैसे गायब हो रहे हैं, ठीक है, चलो दोबारा बता देता हूँ। दैट इज लॉ, लॉ के आधार पर होनी चाहिए। मेरे देश में जितनी भी चीजें होंगी लॉ के आधार पर होंगी, तभी वो क्वालिटेटिव कहलाएंगी। मैं लॉ के आधार पर काम करूंगा तो वो क्वालिटेटिव होगा।
अब भाई ऐसे तो मैं बोल दूं कि नहीं नहीं मुझे तो यार पाकिस्तान बहुत पसंद है, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अगर मैं ऐसे नारे दे दूं, अगर मैं ऐसी बातें बोल दूं, है ना, जो लोग ऐसी बातें कहेंगे भाई वो हमारे देश में एज अ टेररिस्ट काउंट होगा। सही बात है ना। जब तुम अपने देश को नहीं कर सकते, जिस देश में तुम रह रहे हो उस देश को नहीं पूछ सकते, उस देश की बातें नहीं सुन सकते, तो तुम कैसे बोल सकते हो सच चीजें। मेरा देश महान है, मेरा देश महान था और रहेगा। ठीक है। अगर तुम कंट्री के प्रति अपनी भावना नहीं जता सकते तो तुम किसके प्रति निभाओगे? जिस कंट्री ने तुम्हें सम्मान दिया, इज्जत दिया, सब कुछ दिया, उस कंट्री को तुम पीछे छोड़ के कैसे जा सकते हो? तो मेरे हिसाब से अगर मैं लिबर्टी की बात कर रहा हूँ तो मेरे को एक्सप्रेशन की आ जाती है, बट क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन होनी चाहिए। बिलीफ, भाई बिल्कुल बिलीव कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं और वर्शिप भी कर सकते हैं। बिलीफ का मतलब भाई सिंपल सा मतलब इतना है कि आप भाई किसी पे भी बिलीव करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। आपको बिलीव करने की आजादी है, आप किसी पे भी कोई भी चीजें फॉलो करो, फॉलो अप करो। आपको किसी भी चीजों में फंडामेंटल, चाहे आपके फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे आपकी कुछ भी चीजें हो, आप जो भी काम करना है आप करिए। आप सोचिए, आप समझिए, आपको विश्वास करने की आजादी है सब पे, बिल्कुल करिए। मतलब यहाँ पर ना कुछ चीजें बदल जाती हैं। बिलीफ मतलब खुद खुद पे थोड़ा सा इफेक्टिव डालना हो, और फेथ मतलब विश्वास, प्रॉपर वाला विश्वास। भाई क्या आपको अपने देश पे विश्वास है या नहीं है? आप अपने संविधान पे विश्वास करना है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर आप नहीं कर रहे हैं किसी चीज पे विश्वास, तो आप उसके खिलाफ कल को एक्शन ले सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि यही भाई ये, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपका विश्वास नहीं, अगर मान लो सरकार ने कोई कानून पेश करा और आपको लगता है कि ये कानून ठीक नहीं है, भाई ये कानून हमारे लिए बहुत बुरा है, इस कानून ने हमारा नुकसान करा है, तो आप कल को जाइए कानून में, आप कल को कोर्ट जाइए, और कोर्ट जाके कल को आप क्या करिए, उसके बारे में डिसीजन लीजिए। बोलिए कि भैया मुझे नहीं है विश्वास, मुझे नहीं है मेरे देश के कानून पे विश्वास, और मैं विश्वास क्यों करूं, है ना। जैसे भी किसान लॉ आया था तो उसको वापस ले लिया गया, किसान लॉ को। ये आपका विश्वास था, फेथ था, वर्शिप। सभी धर्मों को पूजे जाने की, सभी धर्मों के देवी देवताओं को पूजे जाने की, पूजा करने की, अर्चना करने की, यज्ञ करने की, हर चीज की, ठीक है, नमाज पढ़ने की, है ना, गुरुद्वारे में जाके अरदास करने की, आपको पूरी पूरी आजादी है। चर्च में जाके प्रेयर करने की, आपको कोई नहीं रोक रहा। ठीक है। चाहे आप पूजा करो, चाहे आप नमाज पढ़ो, ठीक है, चाहे आप अरदास करो और चाहे आप प्रेयर करो, चारों चीजों में आपको पूरी पूरी आजादी है। आपका धर्म, आपका अधिकार और आपके फैसले, ना आपको कोई रोकने वाला है ना आपको कोई रोकेगा। ठीक है। तो ये मैं लिबर्टी कंप्लीट करता हूँ, और उसके बाद हम आते हैं इक्वलिटी पे। इक्वलिटी, भाई इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। भाई मेरे लिए सब बराबर हैं। वही इकोनॉमिक इक्वलिटी दोबारा आ गई, नॉर्मल वाली, कि मेरे लिए सब बराबर है, मैं सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी दूंगा। भाई अगर मैंने आज गवर्नमेंट जॉब निकाली है, तो मैंने एनडीए की गवर्नमेंट जॉब हर एक इंडियन सिटीजन के लिए निकाली है। मैंने सीडीएस की गवर्नमेंट जॉब हर एक सिटीजन, इंडियन सिटीजन के लिए निकाली है। मैंने आईएएस की जॉब हर एक सिटीजन के लिए निकाली है। भैया कल को मैं किसी कंपनी खोल रहा हूँ, मैं कंपनी में जाके ये पूछूंगा क्या, भाई तू तू दलित समाज से बिलोंग करता है क्या, तू पंडित समाज से बिलोंग करता है क्या भाई, है, भाई तुम जो आ रहे हो लोग सारे के सारे, तुम ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हो क्या, तुम क्षत्रिय समाज से बिलोंग करते हो क्या? नहीं नहीं भाई, मुझे क्या मतलब किसी से, मुझे तो तुम्हारी एजुकेशन से मतलब है, मुझे तुम्हारी क्वालिफिकेशन से मतलब है, मुझे तुम्हारी क्वालिटी से मतलब है, इफेक्टिव इफिशियंसी से मतलब है, इफेक्टिवनेस से मतलब है। मुझे तो तुम्हारे अंदर ये चीजें चाहिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है किसी चीज से। तो मेरे देश की, अगर मैं इक्वलिटी को ही फॉलो नहीं करूंगा तो कैसे मेरा संविधान फ्री हो जाएगा? भाई इक्वलिटी तो मेन पॉइंट है फॉलो करने वाला। इक्वलिटी के तो आधार पर सब कुछ बढ़ता है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, सब कुछ हो, एक ओवरऑल इक्वलिटी के आधार पर सब कुछ चलता है। तो इक्वलिटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। मैं सबके लिए अपॉर्चुनिटी जो दूंगा, कल के लिए जनता के लिए जॉब जो दूंगा, सारी चीजें दूंगा, मैं सबके लिए बराबर दूंगा। ठीक है। मैं जितनी भी चीजें करूंगा सबके लिए बराबर करूंगा, और ये चीजों के आधार पर मैं आगे अपने डिसीजंस लूंगा। तो ये मेरा इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट था। अब मैं बात करता हूँ फर्टिनिटी, आय हाय मेरा फेवरेट पॉइंट। इस पॉइंट को सुनकर ना तमन्ना से मिल जाती है भाईचारा। भाई कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, ठीक है। आपकी फर्टिनिटी का एक मतलब भाईचारा, मैं भाई तू भाई, कहते थे ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना, आपस में हम चारों भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम चारों भाई भाई, है ना। लोगों ने धाई धाई कर दिया इनको, बट कोई क्या कह सकते हैं भाई, आखिर तो भाई भाई सारे, है ना। तो मेरा दोस्त कोई भी हो, मेरे लिए, मेरे भारत में हर रहने वाला सिटीजन मेरे लिए भाई या मेरी बहन की तरह होगा, वॉट एवर रिलेशन दैट यू वांट टू बी फॉलो। ठीक है। मतलब मेरा उसके प्रति अच्छा होगा, मैं यूनिटी में काम करूंगा, मैं इंटीग्रिटी में काम करूंगा, मैं एकता के लिए काम करूंगा, भारत की अखंडता के लिए काम करूंगा। मैं देश को बांटने के लिए काम नहीं करूंगा। अगर आज मैं कश्मीर में जाके बोलता हूँ कि नहीं कश्मीर भारत का टुकड़ा नहीं है, तो ये गलत है। कश्मीर वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर विल बी द पार्ट ऑफ इंडिया। मैं देश को जोड़ने की बात करूंगा।
मैं देश को तोड़ने की बात कैसे कर सकता हूँ? मैं देश को जोड़ूंगा, मैं देश को अखंडता से एक करूंगा, मैं देश को एक करके दिखाऊंगा, और यही मेरा काम है, यही मेरा काम है। तो मैं किसके लिए काम करूंगा? यूनिटी के लिए काम करूंगा और इंटीग्रिटी के लिए काम करूंगा, एकता और अखंडता के लिए काम करूंगा, देश की एकता और देश की अखंडता के लिए काम करूंगा। इस प्रियम्बल के आधार पर हमारे देश से करीब करीब 26 नवंबर को 1949 में कुछ आर्टिकल्स थे जो इनेक्ट करे गए। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। लोग बोलते हैं 26 जनवरी 1950 में हुआ था, नहीं, 26 जनवरी 1950 में पूर्ण तरह लागू हुआ था। और इनेक्ट का मतलब क्या है? आधा अधूरा, जितनी कुछ चीजें जरूरत थी, जो भी चीजें नीडेड थी, भाई इलेक्शन होने थे, देश आजाद तो हो गया था, संविधान बन गया था, अब देश में इलेक्शन थे, देश की व्यवस्था को संभालने के लिए, देश की कंडीशन को संभालने के लिए कोई तो काम करेगा। इसी बीच में उसी कारणवश कुछ आर्टिकल्स थे जो लागू कर दिए गए थे, इनेक्ट कर दिए गए। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे ना कि पूर्ण तरह संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950। मगर जब हम बोले कि संविधान कब लागू हुआ, नॉर्मल पूछे, तो दैट इज द आंसर, दैट इज 1949, दैट इज 26 नवंबर 1949। इस डेट को याद रखिएगा, ये अडप्ट करा था हमने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने अडप्ट करा था, है ना। अडप्ट करने के बाद पूछे, जब भी आ जाए ये वर्ड अडप्ट, तो अडप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो हमने पढ़ी हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर तीन वर्ड है तुम्हारे, देखो, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। हमने ऊपर पढ़े होंगे, यहाँ पर देखो, सोवरेन, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, ठीक है, और रिपब्लिक। भाई ये जो वर्ड है ना, ये हमने ऊपर अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले, ये क्या थे? ये वर्ड 1976 में 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, 42वें अमेंडमेंट, अमेंडमेंट माने बदलाव, बदलाव के तहत ये वर्ड आए थे। और यूनिटी ऑफ द नेशन ये वर्ड जो था, ये आया था 42nd अमेंडमेंट 1976, मतलब 42 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव, वैसे आपके सिलेबस में आ भी सकता नहीं भी है, मैं बता देता हूँ। हमारे देश में जब भी हमें संविधान के अंदर कुछ बदलाव करने होते हैं, उसे बोलते हैं अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट के तहत चीजें आती हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, ऐसे ही 42वां अमेंडमेंट करा गया। कौन सा अमेंडमेंट? 42वां अमेंडमेंट। तो जो 42nd अमेंडमेंट था, उसके तहत हमारे देश में आई थी सोवरेन, ठीक है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इसके बाद हमारे देश में जो चीजें आई थी, एड ऑन करी गई थी इसमें, ठीक है, हमें बहुत सारी चीजें एड ऑन करी गई थी, यूनिटी ऑफ द नेशन के बारे में और बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, तो हमने, सॉरी, मैं थोड़ा ओवर हो गया, मैं बोल रहा हूँ सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक हमारे देश, हमारे संविधान में पहले से प्रेजेंट थे। बट हमने जो नए वर्ड एड ऑन करे थे, वो थे सेक्युलर, ठीक है, और सोशलिस्ट। ठीक है, कुछ वर्ड जो थे हमारे में संविधान में बाद में ऐड करे गए थे। मैं दोबारा ऐड ऑन करना चाहूंगा, दोबारा अपने आप को रेक्टिफाई करना चाहूंगा, ठीक है। और मैं थोड़ा, सॉरी, मिसलीड हो गया था मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं, है ना, जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं, मैं बताना चाहूंगा। जैसे सोवरेन था, और आपका सोशलिस्ट, सॉरी, सोवरेन था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था, ये पहले से था, ठीक है, ये पहले से था। हमने जो वर्ड ऐड ऑन करे हैं, दैट इज अबाउट, ऑल अबाउट सोशलिस्ट एंड द सेक्युलर। तो मैंने जो दो वर्ड एड ऑन करे हैं संविधान में, 42nd अमेंडमेंट के तहत 1976 में, 1976 में दो वर्ड्स एड ऑन किए गए थे, दैट इज ऑल अबाउट, व्हाट आर द वर्ड्स? दैट इज द सोशलिस्ट एंड द सेक्युलर। सोशलिस्ट माने ओवरऑल थिंग, और उसके बाद मैंने एक वर्ड और ऐड करेगा, दैट इज इंटीग्रिटी, मतलब अखंडता, भारत की अखंडता, यूनिटी ऑफ द नेशन पहले से था। तो मैं एक बार पूरे संविधान को अगर मैं बोलना चाहूं तो कैसे बोलूंगा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बताता है प्रियम्बल के बारे में? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने ठान लिया कि हम पूरे देश को कैसे बनाएंगे? इंडिपेंडेंट बनाएंगे, सोशलिस्ट जनता के लिए काम करने वाला बनाएंगे, सेक्युलर जहां पर कोई धर्म, जाति, वेद के आधार पर देश ना बांटा गया हो, डेमोक्रेटिक हो, जहां पर सारी चीजें जनता के हिसाब से, जनता के लिए, जनता के द्वारा की गई हो, जाकर हमारा इलेक्टेड हेड जो, रिपब्लिक मतलब हमारा इलेक्टेड हेड मतलब राष्ट्रपति जी, हमारे दादाजी, वो कैसे हो? वो सारे के सारे ओवरऑल किस तरीके में हो? इस तरीके में हो। तो ये सारी चीजों के आधार पर हम बांटेंगे, और इसी के बेसिस पे हमने आगे की चीजें। सॉरी गाइस, आई थिंक आप सभी को घंटी वंटी की आवाज आई होगी, थोड़ा मम्मी पूजा कर रही थी यहाँ पे। सो नो इशू, है ना, भगवान का आशीर्वाद मिल गया हम सबको, और हमने प्रेम्बल कंप्लीट कर लिया है अपना। तो गाइस मेरी तरफ से आप सभी को आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कंप्लीट किया है ना। हमने पढ़ा है हमारे संविधान के बारे में, हमने पढ़ा है हमारे प्रेम्बल के बारे में, तो ओवरऑल मैं इसको कंप्लीट करना चाहूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग, ठीक है, जो हमने किया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।